नमस्कार बच्चों, मैं मनोरमा बंसल भागवती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर से मैं सामाजिक विज्ञान की विषयाचार्य हूँ और आज हम सामाजिक विषय के अंतर्गत नागरिक शास्त्र में लोकतंत्र के परिणाम के बारे में अध्ययन करेंगे। आप सभी भैया बहनों का विद्या भारती यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है लोकतंत्र के परिणाम। लोकतंत्र के परिणाम हम किस आधार पर निकालेंगे कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था आज विश्व की सर्वोत्तम शासन व्यवस्था है। आज विश्व में विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्था प्रचलित है, राजशाही, तानाशाही, सैन्य शासन और लोकतंत्र। आज विश्व के 100 से भी ज़्यादा देशों ने लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है। तो हम किस आधार पर कह सकते हैं कि लोकतंत्र शासन सबसे अच्छा शासन है? इसके लिए हम लोकतंत्र का क्या है उसके अर्थ को समझेंगे। लोकतंत्र, जनतंत्र, प्रजातंत्र ये सभी शब्द हिंदी के पर्यायवाची हैं। लोकतंत्र अंग्रेजी के लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी के डेमोक्रेसी शब्द का हिंदी रूपांतर है डेमोक्रेसी शब्द दो यूनानी शब्दों डेमोस और क्रेटिया से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है जनता का शासन। डेमोक्रेसी शब्द अंग्रेजी शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या है? डेमोक्रेसी दो यूनानी शब्दों डेमोस और क्रेटिया से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है जनता का शासन। डेमोस का अर्थ है जनता और क्रेटिया का अर्थ है शासन या शक्ति। यानी लोकतंत्र किसका शासन है? जनता का शासन है। जनता इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शासन में भागीदारी करती है। कुल मिला के लोकतंत्र जनता का शासन है। अब्राहम लिंकन है जो अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं, इन्होंने भी लोकतंत्र की बहुत ही अच्छी परिभाषा दी है। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है, जिसमें जनता अपने लोकतंत्र के अंतर्गत जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष यानी अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन में भागीदारी करती है। यानी लोकतंत्र जनता का शासन है। और जो अन्य शासन व्यवस्थाएं हैं, जैसे राजशाही है, तानाशाही है, सैन्य शासन है, इसमें जनता की कोई भागीदारी नहीं होती है। जनता को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं होती है। जनता अपने प्रतिनिधि, अपनी सरकार को चुन नहीं सकती है, ना उन्हें वोट देने का अधिकार होता है, ना वो किसी राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। तो इनके आधार पर आज विश्व के अधिकांश देशों ने लोकतंत्र शासन व्यवस्था को सर्वोच्च शासन व्यवस्था माना है कि अन्य जितनी भी शासन व्यवस्थाएं प्रचलित है उसमें सबसे सर्वोत्तम जो शासन व्यवस्था है लोकतंत्र है। महात्मा गांधी ने भी लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए लिखा है, मेरे लिए लोकतंत्र का मतलब है कि कमज़ोर व्यक्ति को उतने ही अवसर मिले जितने कि एक ताकतवर को मिले।
तभी वो लोकतंत्र सच्चा लोकतंत्र कहलाएगा। आपने इतिहास में फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति का अध्ययन किया है। वहाँ क्रांति क्यों हुई? वहाँ राजशाही वंश था, यानी राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। जनता को किसी प्रकार का कोई अधिकार दिया नहीं गया था। अधिकार कुछ उच्च वर्ग के लोगों तक ही सीमित थे। ना जनता को वोट डालने का अधिकार था, ना जनता अपना प्रतिनिधि, अपनी सरकार चुन सकती है, ना अपना राजा चुन सकती है। यानी जो आम जनता थी, जिसमें उनकी संख्या अधिक थी, उन्हें किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया गया था। तो यही तो कारण था कि विश्व में क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई, जहाँ राजा जनता पर अत्याचार करता था, उन पर तरह तरह के टैक्स लगाता था। जनता की स्थिति दयनीय होती जा रही थी, लेकिन राजा किसी प्रकार को उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान नहीं रखता था। इसी प्रकार रूस की क्रांति हुई, वहाँ भी राजा जाटशाही था, वो भी जनता के किसी भी सुख सुविधाओं का ध्यान नहीं रखता था। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जब आप देखोगे कि जहाँ राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी और राजा अपने को देवी का शक्ति का प्रतीक मानता था कि उसने जो आदेश दे दिए वही कानून है और सबको उसका पालन करना है। जनता चाहे भूखे मर रही है, जनता की आर्थिक स्थिति दयनीय हो रही है, इससे उनको कोई मतलब नहीं था और उन्हें किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। वो अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर सकते थे, राजा के अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठा सकते थे। तो इस सब के देखते हुए जब फ्रांस में क्रांति हुई थी, तो फ्रांस की क्रांति से 3 विचारधारा उभर के आई थी: स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व। इस 3 विचारधारा को विश्व के सभी देशों ने अपनाया। समानता यानी लोग पहले क्या था कि राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, जनता में मतलब भेदभाव किया जाता था, ये अमीर है, ये गरीब है, ये इस वर्ग का है, ये इस जाति का, ये इस लिंग का है। इन सब आधारों पर उनके साथ भेदभाव किया जाता था, उन्हें किसी प्रकार अधिकार नहीं दिया जाता था, ना उन्हें अपने विचारों की अभिव्यक्ति के आधार था। तो जब फ्रांस की क्रांति से जब ये 3 विचारधारा निकल के आई, तो विश्व के अधिकांश देशों ने इन 3 सिद्धांतों को अपनाया। समानता यानी लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जहाँ है, वहाँ इन 3 विचारधारों को अपनाया जाता है। समानता यानी देश का हर नागरिक, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी जन्म स्थान का हो, या किसी भी कुल से, किसी भी समुदाय से हो, इन सब आधारों के साथ किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी सभी क्या है, समान हैं। सभी को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। पहले कहते हैं स्त्रियों को वोट देने का अधिकार नहीं मिलता, उन्हें राजनीतिक जीवन में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है, उनका कार्य घर के 4 दीवारी तक। लेकिन आज नहीं, आज औरतों को भी कई अधिकार दिए गए हैं। यानी लिंग के आधार पर भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। बंधुत्व फिर है स्वतंत्रता, यानी लोगों को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, कहीं गलत है उसके विरुद्ध आवाज़ उठाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो ये सब हर देश के लोगों ने अपनाया। फिर है विश्व बंधुत्व की भावना। जब तक विश्व में विश्व बंधुत्व की भावना का विकास नहीं होगा, तब तक विश्व में कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता। पहले क्या था, जो शक्तिशाली लोग होते थे, कमज़ोर लोगों को दबा कर उनके क्षेत्र को उनके अपने साम्राज्य में मिला लेते। तो इस प्रकार की जो भावना थी, वो विश्व में एक संघर्ष, एक युद्ध की स्थिति उत्पन्न करती थी। लेकिन जब फ्रांस की क्रांति से जब ये विचारधारा हुई, तो सब ने विश्व बंधुत्व की भावना को बल दिया। अब ये है कि जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनको भी आगे आने का अवसर मिलना चाहिए, उनको भी अपने विकास करने का अवसर मिलना चाहिए। तो लोकतंत्र में आज इन 3 सिद्धांतों को अपनाया जाता है। और जो आज भी जिन देशों में आज भी राजशाही या सैन्य शासन बन है, वहाँ जनता को इस प्रकार के किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिली हुई है। तो यही कारण है कि आज विश्व के 100 से अधिक देशों ने लोकतंत्र को अपनाया है। लोकतंत्र के क्या गुण हैं, हम आज उसे देखेंगे।
हम लोकतंत्र के गुण या विशेषताओं की चर्चा करेंगे, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र शासन अन्य शासन व्यवस्था से सर्वोच्च है। पहला है जनमत पर आधारित। लोकतंत्र शासन जनमत पर आधारित होता है, यानी इसमें जो सरकार बनती है, जो भी सरकार आती है, वो जनता के द्वारा चुनकर आती है। दूसरा है समानता पर आधारित। यानी लोकतंत्र शासन व्यवस्था में देश का हर नागरिक को समानता की दृष्टि से देखा जाता है, उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता था। पहले नागरिकों में ऊंच नीच का संचरण, अमीर गरीब है, इस सब का भेदभाव किया जाता है, लेकिन आज लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में देश का हर नागरिक क्या है, समान है। तीसरा है सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में सभी वर्गों, चाहे वो बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक हो, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होता है, यानी सभी को आगे आने का अवसर मिलता है और सभी अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं। चौथा है राजनीतिक जागरूकता। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में राजनीतिक दल हैं, समाचार पत्र है, रेडियो है, टेलीविज़न, इन सब माध्यम से जनता को जागरूक किया जाता है। देश में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, सरकार कौन से नियम बना रही है, क्या है, देश विदेश की जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में जनता की राजनीतिक जागरूकता आती है, वो भी जागरूक होते हैं, पता चलता है कि हमारे देश की हमारी सरकार क्या कौन से कानून बना रही है, इन सब विषय में उनको जानकारी हासिल होती है। फिर है उत्तरदायी सरकार। लोकतंत्र में जो सरकार आती है वो जनता द्वारा चुनकर आती है, इसलिए जो भी सरकार है वो जनता के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। देशभक्ति की भावना का विकास। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में जनता को लगता है ये देश मेरा है, और वो इसमें जो सरकार आती है उनके द्वारा चुन के आती है, तो उनमें देशभक्ति तथा राष्ट्रभक्ति की भावना का विकास होता है। वो देश के विकास के लिए, देश में जो भी परेशानी आती है उसके लिए वो आगे आते हैं और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं अपने देश की रक्षा के लिए। इस प्रकार लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जनता में देशभक्ति की भावना को विकसित करता है, राष्ट्र प्रेम की भावना को विकसित करता है। फिर है जिम्मेदार सरकार। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था एक जिम्मेदार सरकार की भूमिका निभाती है। इसमें जो सरकार होती है वो संसद में जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि होते हैं, वो जो भी नियम कानून बनाते हैं उसमें पहले बहस होती है, तब जाके कोई नियम कानून को लागू किया जाता है, और वे ऐसे नियम कानून आते हैं जो जनता के हित में हो। तो लोकतंत्रात्मक शासन जनता के प्रति जिम्मेदार होती है। फिर है विवेकपूर्ण शासन। लोकतंत्रात्मक शासन
जनता जो होती है वो विवेकपूर्ण शासन करती है, ना कि बल के द्वारा। तानाशाही शासन हो या सैन्य शासन हो, वहाँ पे आतंक और भय का शासन होता है। वहाँ जो राजा है, जिन्होंने जो नियम कानून बना दिए, उन्हें मानना ही पड़ता है जनता को। लेकिन यहाँ जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि होते हैं, वो मतलब सोच समझकर कानून बनाते हैं जो जनता के हित में हो। तो लोकतंत्र के इन गुणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था विश्व की अन्य शासन व्यवस्थाओं की तुलना में सर्वोच्च है। अब हम इन गुणों के आधार पर हम लोकतंत्र के परिणाम निकालेंगे कि किस लोकतंत्र के क्या परिणाम हैं। कुछ लोगों का कहना है कि लोकतंत्र के शासन का जो परिणाम होते हैं, जो रिजल्ट है, वो बहुत देर से निकल के आते हैं। हो सकता है कि इसके परिणाम थोड़ा देर से निकल के आते हैं। उसका कारण है, जैसे आर्थिक विकास के आधार पर कहते हैं कि जहाँ लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है वहाँ आर्थिक विकास कुछ धीमी गति से होता है, और जहाँ राजतंत्रात्मक, यहाँ कुछ लोगों के हाथ में शासन सत्ता है, वहाँ आर्थिक विकास तेज़ गति से होता है। 1950 से 2000 के बीच एक सर्वे किया गया, तो ये निष्कर्ष निकाला गया कि जहाँ लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है वहाँ आर्थिक विकास धीमी गति से हुआ। इसका एक कारण है, क्योंकि वहाँ लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में आप देखोगे विभिन्न धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग होते हैं, तो वहाँ पे कुछ भी कार्य करने से पहले सबके विषय में सोचना पड़ता है, सबके को साथ लेकर चलना पड़ता है। और जहाँ राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, जहाँ राजशाही शासन व्यवस्था है, वहाँ सत्ता कुछ लोगों के हाथ में होती है, तो वहाँ आर्थिक विकास तीव्र गति से होता है, क्योंकि वहाँ उतने लोगों के सबके बारे में सोचने का वही नहीं था, और वहाँ तो शासन मतलब एक हाथ में होता है, तो वो जो भी बनाते हैं वो सबको मानना होता है। इसलिए वहाँ जो आर्थिक विकास की दर है वो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की तुलना में अधिक है। तो इन सब के बावजूद भी, इन दोषों के बावजूद भी, लेकिन हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था आज के युग में सर्वोच्च शासन व्यवस्था है। यहाँ हम लोकतंत्र के परिणाम देखेंगे। लोकतंत्र के परिणाम राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। लोकतंत्र के राजनीतिक परिणाम देखें, जिसमें जिम्मेदार सरकार, जवाबदेह सरकार और वैध सरकार। यानी राजनीतिक में आप देखो, लोकतंत्र में जो सरकार होती है जिम्मेदार होती है, जवाबदेह होती है और वैध सरकार होती है। इसमें फर्स्ट पॉइंट राजनीतिक समानता, यानी लोकतंत्र शासन व्यवस्था में नागरिकों में राजनीतिक समानता होती है। चुनाव में हर नागरिक को लड़ने व वोट देने का अधिकार होता है। ये नहीं है कि राजनीतिक में वही व्यक्ति आ सकते हैं जो राजनीति में अब तक कर रहे हैं। कोई भी नागरिक अगर राजनीति में आना चाहता है तो वो आ सकता है, यानी चुनाव लड़ सकता है और उसे वोट देने का अधिकार है। और जो अन्य शासन व्यवस्था है वहाँ पे नागरिकों को किसी प्रकार का वोट देने का अधिकार नहीं है, वो अपनी सरकार को चुन नहीं सकती है। तो आप ये एक अंतर देखेंगे कि जहाँ लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है वहाँ पे जनता अपनी सरकार चुनती है, उन्हें वोट देने का अधिकार दिया गया है। राजशाही हो, राजतंत्रात्मक शासन हो, जहाँ या तानाशाही या सैन्य शासन व्यवस्था, वहाँ जनता को इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। तो आप स्वयं देखेंगे कि कौन सी शासन व्यवस्था अच्छी है। फिर है समान अधिकार, न्याय और स्वतंत्रता। जहाँ लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है वहाँ लोगों को समान अधिकार मिला गया है। वहाँ पे किसी प्रकार को कोई भेदभाव नहीं किया गया कि ये स्त्री है या पुरुष है या अमीर है या गरीब है या ये उच्च वर्ग के लोग हैं। इन सब आधारों पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है। लेकिन जो अन्य शासन व्यवस्था वहाँ पे लोगों को किसी प्रकार कोई अधिकार नहीं दिया गया है। अधिकार कुछ सीमित लोगों के या उच्च वर्ग के या कुलीन वर्ग के लोगों को दिया गया है। फिर है स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव किया जाता है, और अन्य शासन व्यवस्था चुनाव तो होते ही है नहीं। वहाँ तो एक दल या कुछ लोगों के हाथ में सत्ता होती है, तो वहाँ तो चुनाव की सवाल ही नहीं उठता। फिर है नीति निर्णयों पे खुली बहस। जहाँ लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है वहाँ पर जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं उस पर बहस होती है, सभी
बुद्धिजीवी लोग बैठे रहते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, तब जाके कोई नियम कानून बनाया जाता है जो जनता के हित में हो। अगर कोई नियम कानून जनता के हित में नहीं होता है तो जनता को भी ये अधिकार होता है वो सरकार का विरोध कर सकती है, लेकिन अन्य शासन व्यवस्था में आपको ये अधिकार नहीं मिला हुआ है। फिर है बहुमत का निर्णय, जनमत पर आधारित, यानी लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में जिसे वोट ज़्यादा मिलता है वही सरकार बनती है, और बाकी अन्य शासन व्यवस्था में तो वोट चुनाव का कोई प्रक्रिया ही नहीं है। तो हम राजनीतिक परिणाम देखेंगे कि हम कह सकते हैं कि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था सर्वोच्च है। आर्थिक विकास, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में आर्थिक विकास की ओर भी महत्व दिया जाता है। आर्थिक विकास को विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जाते थे। आर्थिक समृद्धि और विकास, गरीबी और असमानता में कमी, यानी जन कल्याण और सामाजिक आर्थिक समानता, यानी जो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है वहाँ जन कल्याण यानी सभी जनता के कल्याण की बात सोची जाती है, सामाजिक और आर्थिक समानता लाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन अन्य शासन व्यवस्थाओं में इस प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया जाता है। वस्तुओं, आय और अवसरों की समानता का न्यायपूर्ण वितरण, यानी वस्तुओं का वितरण भी सभी लोगों को समान होना चाहिए, इन्हें कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो उच्च पदाधिकारी हैं, उनके लिए इन वस्तुओं का, बाकी जो गरीब वर्ग के लोग उनको कोई भी पदार्थ ना मिले। आय, यानी जो गरीब वर्ग का है और जो अमीर वर्ग है, अगर वो किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उस पोस्ट के लिए जो वेतन है वो जो गरीब वर्ग का उसको भी वही मिलेगा और जो उच्च वर्ग का वो भी, यानी एक पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए जो वेतन निर्धारित वो सब दोनों को समान मिलेगा। तो वस्तुओं, आय और अवसरों की समानता का न्यायपूर्ण वितरण होता है किसमें, लोकतंत्र में। और अन्य शासन व्यवस्था में इस प्रकार का कोई ध्यान नहीं रखा जाता कि वहाँ तो भेदभाव किया जाता है, जो उच्च पदाधिकारी जो थोड़े शक्तिशाली लोग हैं उन्हीं पर विशेष ध्यान दिया जाता है, और आम जो गरीब लोग हैं या जो आम जनता है उनके विकास को ध्यान नहीं जाता। फिर है धनी व शक्तिशाली व्यक्ति को विशेष अधिकार नहीं होता, यानी लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में जो धनी हैं, जो शक्तिशाली हैं, उनको विशेष महत्व नहीं दिया, क्योंकि सभी बराबर हैं। लोकतंत्र में सभी, चाहे धनी हो या अमीर हो या गरीब हो, कोई भी हो, सभी समान होते हैं, लेकिन अन्य शासन व्यवस्थाओं में इस प्रकार के भेदभाव देखने को मिलता है। यहाँ सामाजिक क्षेत्र में देखेंगे, सामाजिक विविधता में सामंजस्य और सद्भावनापूर्ण जीवन, यानी व्यक्ति की गरिमा। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा मिलता है। व्यक्ति को लगता है कि देश में उसका भी मान सम्मान है, उसकी वोट की कीमत है, उसकी भी महत्व है, लेकिन अन्य शासन व्यवस्था में व्यक्ति को, जो आम जनता है, उनका तो कोई महत्व ही नहीं होता, उन्हें तो कोई पूछता ही नहीं है, और जो नियम कानून का आम जनता को उन्हें मानना ही पड़ता है। फिर है नागरिक समानता, यानी लोकतंत्रात्मक शासन में नागरिक, सभी नागरिक क्या होते हैं, समान होते हैं, उनके जन्म स्थान, लिंग, जाति, धर्म, समुदाय के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। लेकिन जो अन्य शासन व्यवस्था है वहाँ पे एक ही धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। आपको सऊदी अरब का बताया जाता है कि वहाँ भी राजशाही शासन व्यवस्था है, वहाँ आज 21वीं सदी चल रही है, आज भी वहाँ राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है, और वहाँ नागरिकों को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया गया, राजा के आदेश ही कानून है वहाँ पे। मतलब आज भी महिलाओं को, मतलब अब 2015 में जाकर महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला हो गया है, नहीं तो इससे पहले महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था। वहाँ जो गैर मुसलमान हैं वो सार्वजनिक स्थानों पर अपनी पूजा पाठ नहीं कर सकते। आप हमारे देश में देखोगे कितने विभिन्न धर्म जाति के लोग, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, ये अपनी इच्छा अनुसार अपने धर्म को अपनाते हैं, सार्वजनिक स्थान अपनी संस्थाएं, अपनी धार्मिक संस्थाएं, चर्च स्थापित करते हैं। लेकिन सऊदी अरब में आज भी वहाँ उनके अनुसार रहना होगा। आप सार्वजनिक स्थानों पर अपनी पूजा पाठ नहीं कर सकते हो, आप अपने घर के अंदर रह सकते हो, लेकिन वहाँ आज भी देखो लोगों को, मतलब नागरिकों को किस प्रकार से भेदभाव किया जाता है, और हमारे देश में इस प्रकार के कोई भेदभाव देखने को नहीं मिलता। पाकिस्तान का उदाहरण ले लो, वहाँ भी जो अल्पसंख्यक हैं, जो हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, वो भी उनको उतना अधिकार नहीं मिला हुआ है। हमारे देश में आप देख सकते हो कि यहाँ पे हर लोगों को बोलने का अधिकार है, वो अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं, अगर उनके विरुद्ध कोई धर्म का कोई अपमान करे तो वो इसके लिए लड़ सकते हैं, लेकिन और जगह आप इस तरह के स्वतंत्रता देखने को नहीं मिलेगी। तो नागरिक समानता,
तीसरा है सामाजिक टकरावों की कम होने की संभावना, यानी लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में आप देखोगे अगर सामाजिक टकराव उत्पन्न भी हो जाता है तो उसे दूर करने की संभावना बनी रहती है। चौथा है कमज़ोर वर्गों को समानता का अधिकार, यानी जो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, जो कमज़ोर वर्ग के हैं उनको भी समानता का अधिकार दिया जाता है, उनको भी आगे बढ़ने का अवसर दिया जाता है। लेकिन और देशों में ऐसा नहीं है, जो कमज़ोर है उनको और दबाने की कोशिश की जाती है, यानी बहुसंख्यकों द्वारा जो अल्पसंख्यक है जो उन्हें दबाने की प्रयास किया जाता है। लेकिन लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में इस तरह का नहीं होता है। यहाँ कमज़ोर वर्गों को भी समानता दिया जाता है, उनको आगे बढ़ने का अवसर दिया जाता है। फिर है सामाजिक समानता, यानी लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में सामाजिक समानता देखने को मिलती है। यहाँ हर नागरिक के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, लेकिन अन्य शासन व्यवस्थाओं में हमको ये भेदभाव देखने को मिलता है। तो लोकतंत्र के परिणाम हम इनके समझने के बाद हम कह सकते हैं कि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था विश्व की सर्वोत्तम शासन व्यवस्था है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।